नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संस्कृत के प्रचार प्रसार को समर्पित संस्कृत भारती द्वारा चेन्नई में 5th संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन में भारत समेत संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी भेजी गई संस्कृत फिल्में। दर्शकों में दिखा विशेष उत्साह। बापू की 76वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पर सर्वधर्म सभा का आयोजन। देश की युवा पीढ़ी में बापू के आदर्शों को लेकर अब भी सम्मान की भावना। कहा, बापू का बलिदान लोगों की सेवा करने की देता है प्रेरणा। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बीटिंग रिट्रीट समारोह में देखने को मिली देश की आन बान और शान। समारोह में भारतीय सेना के बैंड और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। 2024 के ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस समेत पूरी दुनिया में तैयारियां जोरों पर। खिलाड़ी अपने खेल को निखारने के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। तो आयोजकों ने खिलाड़ियों के लिए भोजन के किए हैं विशेष प्रबंध। तो दिखाते हैं आपको खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे परंपरा और विरासत की। संस्कृत के प्रचार प्रसार को समर्पित संस्कृत भारती द्वारा हाल ही में चेन्नई में 5th संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां श्रेष्ठ लघु संस्कृत फिल्म्स पुरस्कृत भी की गई। गौरतलब है कि इस आयोजन में भारत समेत संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी संस्कृत फिल्में भेजी गई थी। बहरहाल, संस्कृत फिल्म महोत्सव के इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संस्कृत चलचित्र जगत के उज्जवल भविष्य की कामना की। Our government is always with the cine industry to motivate our new young generation also. This Sanskrit short movies, one day they can go, they can get Oscar award, and they can make proud of our country and our tradition, our culture, our ethos. संस्कृत फिल्म्स के लिए समर्पित इस आयोजन के बारे में और संस्कृत फिल्मों के निर्माण की अधिक संभावनाओं पर चलचित्रकार विवेक अग्निहोत्री से बात की हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद प्रसिद्ध चलचित्रकार और लेखक और साथ ही साथ बड़े विचारक विवेक अग्निहोत्री जी। मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय लघु चलचित्र महोत्सव जो कि संस्कृत पर आधारित है, तो आपके पिताजी भी संस्कृत से संबंधित रहे हैं, बड़े विद्वान हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा अनुभव लगा कि संस्कृत का भविष्य, संस्कृत का मूवी जो बन रही है संस्कृत की, वो उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? नहीं, पहले तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत जो संस्कृत जिसकी मातृभाषा है, भारत अगर एक व्यक्ति है तो संस्कृत उसकी मातृभाषा है, जो देवों की वाणी है, जिससे ही सारी की सारी भाषाएं निकली हैं भारत में। उस भाषा को हमने क्यों इग्नोर कर दिया ये मुझे नहीं पता। एक तो पर दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सौभाग्य की बात ये है कि जो नए जवान आज के बच्चे हैं, जिनको लोग जेन जी और सोशल मीडिया जनरेशन बोलते हैं, ये इतनी अच्छी फिल्में बनाई हैं, आपने भी देखी हो तो क्या क्वालिटी है फिल्म की। ये तो मतलब कैमरा वर्क, राइटिंग, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, एक्टिंग, हर डिपार्टमेंट में एक एक फिल्म जो थी अपने आप में अद्भुत थी। और इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, भरोसा आया है कि अगर हम संस्कृत में, देखिए मैं तेलुगु फिल्में भी देखता हूँ, तमिल भी देखता हूँ, नीचे उसमें लिखा होता है सबटाइटल्स, और मैं देखता हूँ, फ्रेंच भी देखता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको संस्कृत में कोई अच्छा सब्जेक्ट आ रहा है तो वो तो बहुत कमाल हो जाएगा, और आधे से अधिक तो समझ में भी आती है लोगों को। तो उस नज़रिए से देखें तो ये फिल्में किसी से कम नहीं हैं, और अगर इसको प्रोत्साहन दिया जाए और इसको सपोर्ट किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप में धीरे 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 मेरा जो एक इंडिक रेनेसांस का सपना है, एक जो सपना लेके मैं सारा काम कर रहा हूँ, एक लक्ष्य लेके काम कर रहा हूँ कि भारत में किसी तरह आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, इसमें एक तरह का एक मूवमेंट शुरू हो जिसको कि भारत का यूथ पकड़ के आगे लेके जाए। ये जो मेरा एक सपना है उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम है, और मैंने ऐसा निश्चय किया है कि मैं इसको
पूरी तरह से हर लेवल पे इसको सपोर्ट करूँगा और आगे आगे आप देखेंगे 1 साल में हम इसके लिए क्या करते हैं। पर इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी हाँ, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। कितना जानते हैं एनसीसी कैडेट्स महात्मा गांधी और उनके विचारों के बारे में? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी अधिकारी और कैडेट्स के साथ। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राजघाट पर आप यहाँ देख सकते हैं कई सौ एनसीसी कैडेट यहाँ मौजूद रहे। मैडम, किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर? जो महात्मा गांधी ने जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो बच्चों जो हमारे कैडेट्स हैं वे अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। पहले वो अपनी दिनचर्या में उन वैल्यूज़ को ढालते थे और उसके बाद वो लोगों को संदेश देते थे। तो यही चीज़ हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सभी बच्चों को जो यहाँ आए हैं उनको ये संदेश जाता है कि हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए, अहिंसा की राह पे चलना चाहिए और हमें अपने देश के प्रति अपना जो संपूर्ण समर्पण है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सर्वधर्म के हमने प्रार्थनाएं सुनी, तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जितने भी धर्म यहाँ पे मौजूद है, इस देश में मौजूद है, सबको एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए और देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। महात्मा गांधी का योगदान हमारे जीवन में अमूल्य रहा है और हम सीखते हैं उनसे अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के मार्ग पर चलते रहना और अपने देश की उन्नति में योगदान देना। आप बताइए किस तरह का संदेश मिलता है आपको महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी से मुझे ये संदेश मिलता है कि कितना भी पावर स्ट्रांग हो, कितनी भी परिस्थितियाँ ख़राब हो, आप अपना काम करते रहें और जिस लक्ष्य में आपका विश्वास रखते हैं आप उसे पूरा करें। जैसे उन्होंने आज़ादी के टाइम पे इतने सारे लोगों को प्रेरित करा, हमारे भारतीय नागरिकों को जो बिखरे हुए थे उनको इतने फ्रीडम मूवमेंट में साथ लाए। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा का ये पाठ पढ़ के एनसीसी कैडेट यहाँ से जा रहे हैं और आज यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 30 जनवरी 1948 ही वो तारीख थी जब दिल्ली में एक प्रार्थना के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बापू की आज पुण्यतिथि है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने न सिर्फ अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भी काम किया। उन्होंने दुनिया भर में अहिंसा परमो धर्म का संदेश भी दिया। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन से तो जुड़े ही थे, वे धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी किया करते थे, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बापू भजन भी सुनते थे। वैष्णव जन तो तैने कहिए बापू को सबसे अधिक पसंद था। जिस दिन महात्मा गांधी का निधन हुआ उसे हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। तो महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है आज। 30 जनवरी 1948 ही वो तारीख थी। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश कर रहा है नमन। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में बीटिंग रिट्रीट समारोह में देखने को मिली देश की आन बान और शान। समारोह में भारतीय सेना के बैंड और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य से जुड़े स्थलों का नामांकन होगा। इसमें महाराष्ट्र का सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बने ये किले 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं, जो मराठा शासन द्वारा की गई असाधारण किलेबंदी और उनकी सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, जिनमें 12 किले भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुने गए हैं।
इनमें से 8 किले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं, जबकि 1 मिश्रित स्थल है। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। दिल्ली के प्रगति मैदान में द हार्ट ऑफ आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यहां आने वाले कला प्रेमियों को एक ही छत के नीचे विभिन्न राज्यों की कला को देखने का मौका मिला। भारत की कला प्रदर्शनी और कला उत्सव की सबसे बड़ी श्रृंखला द हार्ट ऑफ आर्ट का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। इस कला प्रदर्शनी का उद्देश्य देश भर में कला के विभिन्न रूपों और कलाकारों को एक छत के नीचे लाना रहा। देश के अलग अलग राज्यों से आए ये कलाकार, ये आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क लेकर यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक कलाकार कितना संवेदनशील हो सकता है ये यहाँ पर आकर आपको महसूस हो सकता है, जहाँ पर ये तमाम पेंटिंग्स कुछ ना कुछ कहती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यानी कि ये पेंटिंग्स अपने आप में कुछ कह रही हैं, कुछ बोल रही हैं, अपनी कहानी बयान कर रही हैं। न सिर्फ भारत की संस्कृति पेश कर रही हैं, बल्कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत कुछ देखता है, वो तमाम अनुभव, वो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव हमें इन पेंटिंग्स में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा देती हुई, कुछ ना कुछ मैसेज देती हुई हमको नज़र आ रही हैं। तो आइए कलाकार से ही जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं अपनी इन तस्वीर के माध्यम से। नमस्कार, मैं अभिलाषा खन्ना हूँ और ये मेरा काम है। इसमें मैंने अपनी मेडिटेशन को आर्ट के द्वारा कैनवस पे उतारा है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन यूज़ करी है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप एक अपने ही थॉट्स में चले जाते हैं। उस चीज़ को मैंने अपने आर्ट में दिखाने की कोशिश की है। पेंटिंग से बढ़िया माध्यम जो लव और पीस को स्प्रेड करता है दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पेंटिंग साइलेंटली बहुत कुछ बोलती है, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। आप कुछ कहना चाहती हैं इसके माध्यम से? थोड़ा सा हमको बताएं कि मतलब कौन सा आर्ट वर्क आपने क्या सोच के बनाया था? ये जो था हाथी वाला, तो हमारे इधर मधुबनी में क्या है ना कि गॉड गॉडेज को लेके, फूल पत्तियों को लेके, जानवरों को लेके जो उनका भावुक प्यार रहता है ना, तो उसके लिए वो है ना अपना उकेरते हैं, मतलब पूरे पेंटिंग के थ्रू है ना समझाते लोग कि ना उनके प्रति जुड़े। पेंटिंग देख के ऐसा अनुभूति हो रहा है कि हम लोग अभी अयोध्या में हैं और इसमें जो दिए हैं इतना आनंद में लग रहा है, आपको क्या बताएं। और हम लोग अयोध्या नहीं जा पाए उद्घाटन में, लेकिन इस पेंटिंग को देख के लग रहा है कि हम लोग उनके ही दर्शन कर लिए। प्रदर्शनी में नए आने वाले कलाकारों, वरिष्ठ समकालीन कलाकारों, विशेष रूप से सक्षम कलाकारों, मूर्ति कलाकारों, आधुनिक 3D कलाकारों, विजुअल डिजिटल पेशावर, उभरते बच्चों के कलाकारों आदि द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया गया। भारत जो विभिन्न संस्कृतियों का देश है और अनेकता में एकता की मिसाल पेश करता है, बस यही खूबसूरत झलक हमें इस आर्ट एग्जीबिशन में भी देखने को मिली। कैमरामैन शिव के साथ मैं साइमा खान, DD न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठंड के मौसम में यहाँ होने वाली बर्फबारी का लुत्फ उठाने देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस साल भी जम्मू कश्मीर के पुंछ पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी के कारण माहौल एकदम खुशनुमा बन गया है। पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया है, जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। और देखिए ये हसीन नज़ारे। तो ये खूबसूरत छटा है जम्मू कश्मीर की। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है। हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच का स्वास्थ्य और जीवन के लिए क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य की सोच का उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रोजमर्रा की भागदौड़, काम का बोझ, कंपटीशन, जीवन में तनाव और जल्द ही सफलता पाने की ख्वाहिश, इन सब के साथ जीना हो तो कभी खुद से और कभी दूसरों से
असंतुष्टि हो जाती है। असफलता का डर रहता है, कभी सब कुछ खो देने का डर मन में बना रहता है। इन सब के बीच शायद हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारे विचार कैसे हैं। हमारी सोच हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर के ऊपर प्रभाव करते हैं। अगर हमारी कोई तकलीफ़ें हो रही है, हम इससे बाहर कैसे आए। हमें उस समय पे नेगेटिव इमोशंस महसूस हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हेल्पलेस महसूस हो सकता है, होपलेसनेस भी आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम उस स्थिति से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एक समस्या ख़त्म होने के बाद और एक समस्या होता है। कभी कभी हम बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस में होते हुए भी, हमारे बहुत अच्छा नौकरी है, हमारे बच्चे ठीक ठाक से कर रहे हैं काम, लेकिन उसके बावजूद एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया है, तो वो भी हमारे इमोशंस, हमारे सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से हम एक चिड़चिड़ा या इरिटेटेड, या हम बार बार सोचते रहे कि हम अचीव और कैसे करें, इसके बाद क्या। सो हमारे जीवन में जो है उसको हमें बार बार इवैल्यूएट करना होगा कि इस समय में ये ठीक है, और अगर हमें और कुछ की कोशिश करना है, हाउ डू वी प्लान इट। नकारात्मक सोच के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, अवसाद, रिश्तों में तनाव हो सकता है। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ये विपरीत प्रभाव डालती है। अपने विचारों को सुदृढ़ और मजबूत करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे अपने की देखभाल, अपने आप को समझना, नोइंग आवर लिमिट्स, और हम कितना खुद को व्यक्त करें, कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक हमारी अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमारे अपने आप के लिए स्टैंडर्ड्स, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स, इट विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ फंक्शनिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, और हम कितना ऑल्ट्रिस्टिक हो सकते हैं। तो हम सिर्फ ठीक नहीं रहेंगे, दूसरों को भी ठीक रखेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे, तो हम ग्रोथ सिर्फ हमारा नहीं, दूसरे के साथ को भी हम आगे लेके जाएंगे। योग और ध्यान करने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, और हम सफलता की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे वो कामनेस और शांत मिल जाता है एक निर्णय लेने के लिए। कभी भी नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। अच्छी सोच और दृढ़ निश्चय व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। इसलिए जानें कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक सोच का महत्व क्या है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने कर्नाटक के एक नाले की तस्वीर ही बदल दी है। जी हां, हुबली धारवाड़ में नाले पर ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर बनाया गया है। इस कॉरिडोर ने जहां पैदल चलने वालों को सुविधा दी है, तो वहीं बच्चों को भी साइकिल ट्रैक मिल सका है। इतना ही नहीं, नाले के आसपास के इलाके को भी सुंदर बनाया गया है। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। इस समय हम मौजूद हैं हुबली के ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर में। यहाँ पर ये वही कॉरिडोर है जो करीब 5 किलोमीटर तक इसी तरह से बनाया गया है। पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल एक नाला ही बहा करता था, लेकिन इसको स्मार्ट सिटी के तहत पूरी तरह से यहाँ पर कवर किया गया और इसको पूरी तरह से साइकिल ट्रैक बनाया गया है, और जिसके लिए इसे इंदौर में स्मार्ट सिटी के तहत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर पहले कैसा हुआ करता था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय बच्चा है सुभाष। पहले क्या होता था और अब क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? सर, यहाँ पर पहले यहाँ पर बहुत गंदा था और यहाँ पर वहाँ तक था, 1 साल हुआ था इसे कंस्ट्रक्ट करके, और क्या हुआ कुछ हफ्ते में वहाँ तक कंप्लीट किया, और बहुत गंदा था, अभी क्लीन है। हमें साइकिल चलाने के लिए अच्छा होता है अभी।
कितना मज़ा आता है साइकिल चला के इस रोड पे? इस रोड पे बहुत अच्छा होता है और वहाँ यहाँ ट्रैफिक भी नहीं रहता है। बच्चों के लिए सेफ है ये? यहाँ एकदम सेफ है। आपको अच्छा लगता है? हमारे को अच्छा लगता है। पापा मम्मी को कितना अच्छा लगता है जब आप यहाँ पे साइकिल चलाने आते हैं? वो घर में काम करते हैं ना, उसे नहीं देखने चांस नहीं मिलता है और मैं अकेले मेरा फ्रेंड के साथ आता हूँ मैं साइकिल चलाने। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। विश्व प्रसिद्ध वैक्स म्यूजियम मैडम तुसाद न्यूयॉर्क ने जाने माने योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव की मोम की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में बाबा रामदेव स्वयं मौजूद थे। उनकी मोम की ये मूर्ति मैडम तुसाद न्यूयॉर्क में प्रशंसकों के लिए उपलब्ध है, जहां वे उनके साथ तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। बाबा रामदेव की ये नई मूर्ति न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया के सबसे बड़े वैक्स म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगी और दुनिया भर के प्रशंसकों को खुश होने का मौका देगी। One is real Swami Ji. One more time, as we are witnessing this momentous occasion, it is such a of Swami Ramdev Ji, and as I आगे बढ़ते हैं। रोम के अनोखे साम्राज्य से पर्दा उठाती सर्बिया में स्थित एक एक्सकेवेशन साइट पहली से 6वीं शताब्दी के बीच इस जगह पर रोम का शहर विमिनासियस बसता था। आइए देखते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। दो 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस समेत पूरी दुनिया तैयारियों में लगी हुई है। जहां एक और खिलाड़ी अपने खेल को निखारने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेरिस में खिलाड़ियों ने खाने पीने की व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां जो है जोरों पर हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपने कहावत तो सुनी होगी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ यानी पेरिस ओलंपिक के लिए फ्रांस अन्य तैयारियों के साथ साथ खिलाड़ियों के खान पान की व्यवस्था को रोचक एवं आकर्षक पकवानों से सजाने में जुटा है। ऐसे में 206 देशों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए खाने की व्यवस्था को देखने के लिए शेफ चार्ल्स गुइलॉय काम कर रहे हैं। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए शेफ चार्ल्स 550 से अधिक डिश बनाएंगे। 15,000 से अधिक गेस्टों के लिए विभिन्न स्वादों और संस्कृतियों से प्रतिदिन 40 टन तक भोजन अलग अलग जायकों में खाने के शौकीनों तक पहुंचाया जाएगा। 2024 के पेरिस खेलों के लिए हम दुनिया का स्वागत करने जा रहे हैं। हम 15,000 एथलीटों के लिए रोज 40,000 से अधिक भोजन बनाएंगे। यह बहुत जटिल काम होगा। इसके साथ हमारा उद्देश्य एथलीटों के प्रदर्शन में भाग लेना भी होगा। सोडेक्सो लाइफ कंपनी के पास एथलीटों के गांव में 24 घंटे खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। शेफ चार्ल्स गुइलॉय 206 देशों से आने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करने वाली 300 लोगों की मजबूत टीम का नेतृत्व करेंगे। इस कंपनी ने पहले भी फ्रेंच ओपन टेनिस के लिए एथलीटों के लिए खाना बनाने का काम किया है। खेलों के दौरान बनने वाली 550 डिशों में हमने विभिन्न खिलाड़ियों और लोगों की एलर्जी को ध्यान में रखा है। इसी के साथ जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यंजनों पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। हमने अपनी डिशों में ग्लूटेन मुक्त, लैक्टोज मुक्त उत्पादों का प्रयोग किया है। हम एथलीटों की सभी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। खाने के प्रति खिलाड़ियों में जुड़ाव महसूस कराने के लिए उन्हें बेकरी से जुड़ी चीजों को बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सभी सेवाएं ओलंपिक खेल शुरू होने से 16 दिन पहले 10 जुलाई को शुरू होंगी और पैरालंपिक के खत्म होने के 4 दिनों के बाद 12 सितंबर को खत्म होंगी।
खाना सभी को जोड़ता, ऐसे में ओलंपिक जैसे खेल महोत्सव में खाने के जरिए विभिन्न संस्कृतियों का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। इससे सभी एक दूसरे की संस्कृति को बेहतर रूप से जान सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और सात समंदर पार में हम आपको ले चलते हैं इटली के वेनिस में आयोजित कार्निवल में। इस कार्निवल में हर उम्र के लोगों ने खुशी से भाग लिया और इस आयोजन को बेहद खूबसूरत और रोचक बना दिया। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।